हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 6। देखिए, हम इसका प्रश्न भी आपको बताएंगे और इसकी व्याख्या भी करेंगे। बस अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को शेयर कर दूं और उनसे बोलो कि सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं इससे। चलिए, पहला प्रश्न बताते हैं आपको। इसका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है भाई। बाकी प्रश्न नंबर 7 का पहला प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 80 शब्दों में दीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 80 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न देखिए, दक्षिण में मराठा शक्ति के उदय का वर्णन करो। दक्षिण में मराठा शक्ति के उदय का वर्णन करना है। इसका भाई उत्तर आपको देना है। हम इसका उत्तर आपको व्याख्या सहित बताएंगे। जैसा बताएंगे वैसा ही आपको याद करना है। और इस चैनल को जिनका नंबर हो, जो तुम्हारे दोस्त साथी हों, उनके मोबाइल पर शेयर कर दो। वो सब्सक्राइब कर लें, वो भी वीडियो देखें। तो चलिए, दक्षिण भारत में मराठा शक्ति के उदय का वर्णन करो। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में उत्तर भारत में सिखों और जाटों ने अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। क्या भाई? औरंगजेब के शासनकाल में उत्तर भारत में सिखों और जाटों ने अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। उसी समय दक्षिण में मराठों ने भी अपनी शक्ति में विस्तार किया। फिर से, उसी समय दक्षिण में मराठों ने भी अपनी शक्ति में विस्तार किया और धीरे धीरे एक स्वतंत्र राज्य बना लिया। और धीरे धीरे एक स्वतंत्र राज्य बना लिया। मराठा राज के उदय में वहाँ की भौगोलिक स्थिति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सह्याद्री, सतपुड़ा और विंध्य पर्वतों तथा नर्मदा और ताप्ती नदियों ने इस प्रदेश को प्राकृतिक रूप से सुरक्षित बनाया। क्या भाई? मराठा राज के उदय में वहाँ की भौगोलिक शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सह्याद्री, सतपुड़ा और विंध्य पर्वतों तथा नर्मदा और ताप्ती नदियों ने इस प्रदेश को प्राकृतिक रूप से सुरक्षित बनाया। अतः वहाँ बाहरी आक्रमणों का भय नहीं था। इस क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ और अनुपजाऊ भूमि, अनिश्चित वर्षा आदि ने वहाँ के लोगों को साहसी, परिश्रमी व आत्मनिर्भर बनाया। फिर से, इस क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ और अनुपजाऊ भूमि, अनिश्चित वर्षा आदि ने वहाँ के लोगों को साहसी, परिश्रमी व आत्मनिर्भर बनाया। इसका प्रभाव युद्ध प्रणाली पर भी पड़ा।
इसका प्रभाव युद्ध प्रणाली पर भी पड़ा। उन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाकर अपने साम्राज्य की शक्ति बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। फिर से, उन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाकर अपने साम्राज्य की शक्ति बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। धर्म सुधारकों के उपदेशों से मराठों में जागरूकता तथा एकता की भावना जागृत हुई। धर्म सुधारकों के उपदेशों से मराठों में जागरूकता तथा एकता की भावना जागृत हुई। मराठा लोग दक्षिण के पड़ोसी राज्यों जैसे अहमदनगर, बीजापुर एवं गोलकुंडा में राजाओं व सुल्तानों के दरबार में और सेना में नौकरी करते थे। फिर से, मराठा लोग दक्षिण के पड़ोसी राज्यों जैसे अहमदनगर, बीजापुर एवं गोलकुंडा में राजाओं व सुल्तानों के दरबार में और सेना में नौकरी करते थे। इससे इन्हें शासन और सेना का अनुभव भी था। इससे इन्हें शासन और सेना का अनुभव भी था। दक्षिण के राज्यों की शक्ति कमजोर होने का लाभ मराठों ने उठाया। दक्षिण के राज्यों की शक्ति कमजोर होने का लाभ मराठों ने उठाया। इन्हें शिवाजी ने संगठित करके एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। इन्हें शिवाजी ने संगठित करके एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। तो भाई, ये पहला प्रश्न था, दक्षिण में मराठा शक्ति के उदय का वर्णन करो। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि दक्षिण भारत में मराठा शक्ति का उदय कैसे हुआ। इससे कम नहीं लिखना भाई, मतलब इस तरह की व्याख्या आप 2-4 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न भाई है नागरिक शास्त्र से, जिसमें क्या पूछा गया है, संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिया गया है, किसी एक का वर्णन करो। तो भाई इसको हम इसकी व्याख्या करते हैं, इसका उत्तर बताते हैं। बस तुम लोगों को याद करना है, देखना है, बार बार याद करना है। तो संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिया गया है, किसी एक का वर्णन करना है। तो चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। नंबर 1 समानता का अधिकार। नंबर 1 समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, 5 अनुच्छेदों में इसका वर्णन है। आप दूसरा मौलिक अधिकार नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों में दिया गया है। अनुच्छेद 19, 20, 21, 22
इन 4 अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आप तीसरा अधिकार हेडिंग डाल लिखेंगे। तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये तीसरा मौलिक अधिकार है। इसमें 2 अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत ये अधिकार प्राप्त है। चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों में दिया गया है। ये अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। फिर अगला देख लें। अगला अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो शिक्षा और संस्कृति के अधिकार में 2 अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में इसका वर्णन किया गया है। अब छठा अधिकार संवैधानिक, ये शोषण का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। छठा अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है। इसका 6 मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद के तहत लिख देना है। आप किसी एक का वर्णन करो, तो इसका वर्णन हम आपको बता देते हैं। छोटा सा एक का वर्णन कर देना है। पहले तो ये 6 मौलिक अधिकार अनुच्छेद सहित आपको लिखना है, फिर एक मौलिक अधिकार का वर्णन कर देना है। तो लिखना है कि समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का जो पहला अधिकार बताया था उसका वर्णन करना है, जिसका वर्णन 14 अनुच्छेद से लेकर 18 तक है। आप पहले लिख चुके हैं। अब अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष सभी व्यक्ति को समान माना गया है। कानून की दृष्टि में कोई व्यक्ति ऊंच नीच नहीं होगा। सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। अब दूसरा, ये समानता के अधिकार का पहली हेडिंग डालना अनुच्छेद 14, फिर अनुच्छेद 15 लिखना, उसकी व्याख्या करना कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, भाषा, जन्म, स्थान एवं लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर तीसरा लिखना इसके तहत अनुच्छेद 16, राज्य द्वारा सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता सभी को दी जाएगी। किसी व्यक्ति के साथ धर्म, भाषा, जात, स्थान एवं लिंग के आधार पर अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 17 लिखेंगे। अनुच्छेद 17 में लिख देंगे अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। छुआछूत का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। फिर अनुच्छेद 18 लिखेंगे। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत में ये हेडिंग डालेंगे, तो लिखेंगे शिक्षा एवं सैनिक से संबंधित उपाधि को छोड़कर और किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। तो अब इसका 5 हेडिंग डाल के इसका लिखना है। पहला, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। दूसरा, भेदभाव से सुरक्षा अनुच्छेद 15। फिर अवसर की समानता, ये हेडिंग डालने हैं। अवसर की समानता अनुच्छेद 16। फिर अस्पृश्यता
का अंत या छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17, फिर उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, ऐसा हेडिंग डाल के और 2-2 लाइन लिख देना है। ये प्रश्न आपका पूरा हो जाएगा। पहले तो 6 अधिकारों को वर्णन आपको करना है। ये 6 अधिकार का वर्णन करने के बाद फिर एक की व्याख्या करना है। तो नीचे लिखना समानता का अधिकार, फिर समानता में 5 हेडिंग पड़ेगी। विधि के समक्ष समानता, भेदभाव से सुरक्षा, अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत। ये 5 हेडिंग है और 5 की हमने व्याख्या करके आपको बताया। चलिए हम फिर से व्याख्या कर देते हैं। समानता के अधिकार में विधि के समक्ष समानता, ये हेडिंग डालना। फिर लिखना सभी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान माना गया है, किसी के साथ कानून के तहत कोई अंतर नहीं किया जाएगा। फिर दूसरी हेडिंग भेदभाव की समाप्ति, अनुच्छेद 15, इसकी व्याख्या करना। किसी भी व्यक्ति को जन्म, स्थान, भाषा, लिंग आदि के स्थान पर वंचित नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को एक समान माना जाएगा। वो 5 शब्द जन्म, स्थान, भाषा, लिंग ये हैं, इन्हीं का वर्णन तुम्हें करना है। फिर अनुच्छेद, फिर अगली हेडिंग डालना, तीसरा हेडिंग अवसर की समानता, हेडिंग डालना। फिर लिखना राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों या अवसरों में किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। जन्म, स्थान, भाषा, लिंग एवं वर्ण के स्थान पर किसी के साथ कोई सरकार अवसर की समानता से वंचित नहीं करेगी। फिर अगला अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत, हेडिंग डालना। तो लिखना भाई कि सभी व्यक्ति को एक समान माना गया है, किसी के साथ कोई छुआछूत नहीं की जा सकती है, अनुच्छेद 17 में लिखना। फिर अनुच्छेद 18, 5वीं हेडिंग डालना किसी व्यक्ति को सेना और सैनिक से संबंधित उपाधि के अलावा और कोई उपाधि नहीं दी जा सकती है। तो इस प्रकार 5 हेडिंग डालना और 5 हेडिंग डाल के इसका उत्तर लिखना विस्तार पूर्वक। बस इतना तुम्हारे लिए बहुत काफ़ी है। बस इस तरह तुम्हें व्याख्या कर देना है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वो 5 शब्द भाई, उनको 5 शब्दों को अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में लिखना है। धर्म, भाषा, जात, स्थान एवं लिंग, जो भेदभाव की समाप्ति में भी और भेदभाव की समाप्ति के बाद अवसर की समानता में भी, दोनों में यही 5 शब्द रहेंगे। धर्म, जात, स्थान, भाषा एवं लिंग के आधार पर अवसर की समानता से वंचित नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, आप तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसका एक पार्ट लघु उत्तरीय में मैं दे भी चुका हूं, फिर दोबारा भी दे रहा हूं। प्रश्न नंबर गा, मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु कैसी होती है, इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका ये इतना मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु कैसी होती है, इसका पहले भी मैं व्याख्या कर चुका हूं, अभी उसी में थोड़ा बढ़ा के दे दिया हूं। अब इसकी हम व्याख्या आपके सामने कर रहे हैं, जिसको ध्यानपूर्वक सुनिए। मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु शुष्क है और रेतीली आंधियां चलती हैं। क्या भाई, मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु शुष्क है और रेतीली आंधियां चलती हैं। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। जब वर्षा होती है तब तेज हवाएं या
तूफान आता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। जब वर्षा होती है तब तेज हवाएं या तूफान आता है। इस क्षेत्र में दिन व रात के तापमान में अधिक अंतर होता है। दिन में जलवायु गर्म और रात में ठंडी हो जाती है। उसके आगे, यहाँ की वनस्पति की जड़ें लंबी होती हैं। यहाँ की वनस्पति की जड़ें लंबी होती हैं। ये एक ही साथ लिखते जाना, हेडिंग नहीं डालना है इसमें कुछ। यहाँ की वनस्पति की जड़ें लंबी होती हैं, जिससे वे भूमि की गहराई में जाकर नमी प्राप्त करती हैं। पत्तियाँ नहीं होती, यदि होती हैं तो छोटी छोटी, चिकनी एवं मोटी होती हैं। इन पर छोटे छोटे कांटे होते हैं तथा इनके तनों पर छाल मोटी होती है। अब दूसरा पार्ट है मरुस्थलीय प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें लिखेंगे, मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु बहुत विषम है। पानी की कमी व तापमान में अंतर के कारण मानव जीवन अत्यंत कठिन है। क्या भाई? मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु बहुत विषम है। पानी की कमी व तापमान में अंतर के कारण जीवन अत्यंत कठिन है। यहाँ के लोग शिकार पर निर्भर होकर अपना जीवन गुजारते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश के लोग शिकार पर निर्भर होकर अपना जीवन गुजारते हैं। ये लोग जानवरों के चारे पानी की खोज में इधर उधर घूमा करते हैं। ये लोग जानवरों के चारे पानी की खोज में इधर उधर घूमा करते हैं। लंबी यात्रा में ऊंट या बकरी की खाल से बने थैले में पानी भरकर ले जाते हैं। लंबी यात्रा में ऊंट या बकरी की खाल से बने थैले में पानी भरकर ले जाते हैं। इससे पानी देर तक ठंडा रहता है। तो इस प्रकार मरुस्थलीय लोगों का जीवन बहुत कष्टमय एवं बहुत संघर्षमय होता है। तो इस प्रकार हमने 3 प्रश्न आएंगे, तीनों का व्याख्या किया और जैसा किया हूँ ऐसा हूबहू लिखना है, आपको याद करना है। बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए, जैसे एक इसमें दिखाया था उसकी व्याख्या किया हूँ। देखिए, यहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु कैसी होती है, फिर यहाँ पर है मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु कैसी होती है। तो कैसी होती है तो वही लिखा जाएगा, पर इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी इसमें करना है। तो इस प्रकार आपका तीनों क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। बस आप याद करना, बार बार वीडियो देखना और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दो कि इस चैनल को लोग सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में देखें। जिनका नंबर हो उनको शेयर करके बता दीजिए कि सेशन आ गया है, इस सेशन को देखो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और आपकी कोर्स की तैयारी बढ़िया से हो सके। तो फिर हम अब इस प्रश्न के साथ इस सेशन का यहीं पे समापन करते हैं। धन्यवाद।